हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले वीडियो में हमने सेल्फ बायस की बात की थी हमने, या इसको हम बोलते हैं ई मीटर फीडबैक बायस, क्योंकि ई मीटर से हम फीडबैक देते हैं और उसके लिए हमने ये इक्वेशन और ये हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट किया था। हम इस इक्वेशन से बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी VCE की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास में VCC 3 वोल्ट 30 वोल्ट का आपको दिया गया है। ये 30 वोल्ट की VCC आप यूज़ कर रहे हो। RL जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो है 5.6 किलो ओम का दे रखा है हमें, और इसमें सब वैल्यू में अभी रख के इसको पुटअप करके सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से RE बराबर 1 किलो ओम आपको दिया गया है। जो ई मीटर का जो रेजिस्टेंस अपने यूज़ किया है वो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है। R1 दे रखा है 90 किलो ओम का, 90 किलो ओम का, और जो R2 आपको दे रखी है, ये R2 आपको दे रखी है 10 किलो ओम। मैंने कहा था कि यहाँ से इस R1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है RL के कंपैरिजन में, देख लीजिए ज़रा, आ रही है बिल्कुल ज़्यादा। और यहाँ से जो है HF ही हमें दे रखा है, HFE वो मुझे दे रखा है 55 यूनिटलेस, कोई यूनिटलेस की नहीं होगी। और साथ ही साथ हमें दे रखा है VB बराबर 0.6 वोल्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। VBE बराबर 0.6 वोल्ट अप्लाई, ये अप्लाइड वोल्टेज जो इनपुट पर हो रहा है, ये VCC आउटपुट वोल्टेज आप यूज़ कर रहे हो, ये लोड RL पर आप जो आउटपुट ले रहे हो वो RE की वैल्यू, सब वैल्यू हमें दे रखी है। अब यहाँ से निकालना चाहते हैं कि C और E के बीच कितना वोल्टेज जनरेट होगा, और C और E के बीच जो वोल्टेज हमें चाहिए, भाई हम तो यहीं तो आउटपुट निकालेंगे, हम वहीं पर ही आउटपुट लेंगे हम, तो VCE पर ही मुझे आउटपुट मिलेगा, और कितना वोल्टेज मुझे चाहिए वो वोल्टेज मुझे यहाँ से मिल जाएगा, इनकी वैल्यूज, और इनकी वैल्यू में चेंज करके अपन उस वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ आपका जो है VBB की वैल्यू। तो VBB की वैल्यू हमने क्या कहा, थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करके क्या कहा था मैंने, थेवेनिन थ्योरम का हमने यहाँ यूज़ किया था, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी, और वो था आपका R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यही तो था। साथ में कितना था VCC, R2 की वैल्यू आप पुटअप कर दो, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, ये है 10 अपॉन में कितना है 10 प्लस 90, यही तो है R1 R2, और VCC की वैल्यू क्या है आपकी 30। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो VBB की वैल्यू आएगी वो 3 वोल्ट आएगी। मतलब मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की एक बैटरी को यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से मुझे यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी कि VBB आपका 3 वोल्ट है। बिल्कुल मिल जाएगा, ये R1 R2 के रिजल्ट का ही नेचर है। जो VCC से बिल्कुल इफेक्टिव हो रहा है, हमने उसको थेवेनिन थ्योरम से हमने VBB माना था। एक्चुअल में जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा था वो 3 वोल्ट का ही वोल्टेज आपका क्रिएट हो रहा था, तो 3 वोल्टेज का वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। फिर हम जानते हैं RB की वैल्यू निकाल लो, जो मैंने थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करके माना था। क्या कहा था मैंने, उस बेस के लिए दोनों पैरेलल में थे, तो क्या आया था R1 R2 दोनों पैरेलल में थे आपके, अपॉन में R1 प्लस R2। यहाँ से R1 R2 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपकी 90 इंटू R2 की 10 अपॉन में 90 प्लस 10। तो यहाँ से मुझे जो RB की वैल्यू मुझे जो फाइंड आउट होगी, जो रेजिस्टेंस मिलेगा मुझे, टोटल रेजिस्टेंस वो 9 किलो ओम का रेजिस्टेंस होगा। मतलब R1 और R2 दोनों मिलके 9 किलो ओम का रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो ये मुझे वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ पर। फिर हम जानते हैं कि यहाँ से जो अपनी समीकरण इक्वेशन थी, तो IC भी निकालना चाहता हूँ, तो IC बराबर क्या था आपका, IC बराबर था VBB, यही तो था, माइनस का VBE, VBB माइनस का, अरे VBB माइनस का VBE, जो हमने इक्वेशन दिखी थी यहाँ पर, VBE अपॉन में यहाँ से क्या था, ये था आपका कितना है, जो है आपका R1, ठीक है ना, ये क्या था आपका RE था, सॉरी कितना था RE तो लिया था हमने इक्वेशन में, VBB माइनस VBE अपॉन में यहाँ से जो है आपका RE, है ना। और यहाँ से हम इसको जो है सॉल्व करके लिख सकते हैं, RB था, सॉरी वो वहाँ पर RB था आपका यहाँ का, तो RB कितनी है, RB की वैल्यू पुटअप कर दूंगा मैं अभी, इनटू साथ में जो इक्वेशन मैंने लिखी थी उस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, HFE अपॉन में 1 प्लस HFE, और साथ में इनटू में क्या था आपका RE अपॉन में RE अपॉन में RB, ये RE अपॉन में RB। यहाँ से VBB की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई है, VBE की वैल्यू मेरे पास ये दे रखी है यहाँ से,
0.6। और आरबी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितनी है, आरबी कितनी निकाली अपने 9 किलो ओम, वो रख दूंगा मैं इसमें। एच एफ ई आपको दे ही रखा है 55, 1 प्लस ये हो गया 55, और आर ई अपॉन आर बी, आर ई क्या है आपकी, आर ई हो गई आपके पास में ये 1 किलो ओम, और आर बी कितनी आई है आपकी, ये 9 किलो ओम। ऑब्वियस बात है ये कंपोनेंट बहुत कम हो जाता है, तो मैंने कहा था ना कि दोनों जगहों पर आपका क्या है, यहाँ पर लगभग इसको इफेक्ट होगा नहीं, ये 55 है तो ये 56 हो जाएगा, तो ये फैक्टर काफ़ी कम हो जाएगा आपका, जिससे इस आईसी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और आईसी जो मुझे मिलेगी ना यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद में, वो आईसी मुझे मिलेगी यहाँ पर 2.06 मिली एम्पियर मुझे मिल जाएगी। तो 2.06 मिली एम्पियर की मैं आईसी को यहाँ पर फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है ना। आईसी की इस वैल्यू के लिए अब हम कहें कि भाई आपकी आईबी की वैल्यू क्या होगी, तो आईबी की वैल्यू बिल्कुल कह सकता हूँ मैं, आईबी बराबर क्या होता है, ये होता है एच एफ ई अपॉन में आईसी, यही तो होता है, या सॉरी आपका एच एफ ई होता है ना आईसी अपॉन आईबी, तो आईबी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, आईसी अपॉन में एच एफ, ऐसा होगा। आईसी की वैल्यू 2.06 मिली एम्पियर आ ही चुकी है एम्पियर, और एच एफ ई की वैल्यू कितनी है 55। इसको रख के हम जब सॉल्व करेंगे तो आई बी की वैल्यू जो मेरे पास में आएगी वो 37.5 माइक्रो एम्पियर में आएगी। ये मिली एम्पियर, माइक्रो देखो यहाँ पर ये फिक्स करंट होता है, आई बी को हम फिक्स कर देते हैं यहाँ से, और आई सी मुझे इतनी मिल जाती है। इसके लिए आई सी भी फिक्स हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसका ज़्यादा इफेक्ट अब टेम्परेचर का पड़ता नहीं है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका फैक्टर था। अब वी सी निकाल लूँ इस इक्वेशन से, तो वी सी ई बराबर कितना हो जाएगा आपका, वी सी सी माइनस का आई सी इंटू आर एल प्लस आर ई, और यहाँ से वैल्यू पुटअप करके मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो 16.4 वोल्ट की आएगी। मतलब कि अगर मैं बैटरी वीसीसी को 3 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ और ये कंपोनेंट में यूज़ कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मैं ट्रांजिस्टर ऐसा यूज़ कर रहा हूँ जिसके लिए एच एफ ई जो आपका पैरामीटर है वो 55 का हो, तो उस कंडीशन के लिए इतनी वोल्टेज की मुझे वीबी भी यूज़ करनी पड़ेगी। आरबी रेजिस्टेंस है वो आपका इतने किलो ओम का बन जाएगा। आईसी जो है वो आपकी इसमें मान रखने पर 2.06 आ जाएगी, और साथ साथ ये भी शो हो रहा है कि एच एफ ई और ये दोनों डिनोमिनेटर में है, ये आपका 55 है तो ये अप्रोक्सीमेट 56 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। उससे क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा नहीं, तो ये ज़्यादा कंपोनेंट इस पर इफेक्ट डालेगा नहीं, तो आपकी आईसी लगभग फिक्स हो जाएगी आपकी। और साथ ही साथ आपका जो है यहाँ से आईबी की वैल्यू निकाल ली, वो इतनी एम्पियर है, और वीसी इतने वोल्टेज के लिए मुझे जो है यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को यूज़, अब मुझे इस वोल्टेज में वेरी करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, तो मैं यहाँ से इस कंपोनेंट में किसी भी एक कंपोनेंट को विशेष करके इस R1 R2 में से किसी में चेंज करके, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसमें चेंज करके मैं बिल्कुल वीसी को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये हम जो है यहाँ पर इस सर्किट को जो आपकी सेल्फ जो आपका बाइसिंग है उसको अपन इस तरह से यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सेल्फ बाइसिंग में कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, या होता भी तो बहुत कम, लेकिन क्यू पॉइंट इतना इफेक्टिव नहीं होता कि आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन ना दे सके। जब कभी भी आपका ट्रांजिस्टर चेंज हो जाता है, सपोज को ट्रांजिस्टर आपका ख़राब हो गया, कंपोनेंट ख़राब हो गया और आपने इसको चेंज कर दिया, तो फिर वहाँ पर वो क्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। भले आपने सेम कंपनी का सेम आपने ट्रांजिस्टर वहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि बीटा सबके लिए अलग अलग यहाँ पर होता है, डिप्लेशन लेयर में थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर बिल्कुल बन जाता है, तो उसके लिए फिर हमें उसी प्रकार की वोल्टेज को यूज़ करना पड़ेगा, फिर से उसकी हमें क्यू पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, और चेक करके फिर से हम सर्किट को यूज़ के लायक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इतना, और ये बन जाती है आपकी ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख के छोड़ रहा हूँ, इस इक्वेशन को अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, तो यहाँ से मैं आपको कहता हूँ कि भाई यहाँ पर बायस स्टेबिलिटी को हम देखते हैं। अब बायस की स्टेबिलिटी, बायस तो हमने कर दिया, फिक्स्ड बायस कर दिया, फिर सेल्फ बायस कर दिया, ई मीटर फॉरवर्ड बायस कर दिया, ई मीटर फीडबैक बायस कर दिया। तो बायस स्टेबिलिटी मुझे देखनी है यहाँ से। तो बायस स्टेबिलिटी वही चीज़ है जो मैंने अभी तो आपको समझाई है, यहाँ से आप और डिटेल में इसको समझ जाओगे बायस स्टेबिलिटी किस प्रकार से की जाती है। तो बायस स्टेबिलिटी के लिए अपन ये कहते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव करते हैं। ट्रांजिस्टर से हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर से हम जो है यहाँ पर ये बोल सकते हैं एक्टिव करके आप लोग जो है ट्रांजिस्टर से फेथफुल एम्पलीफिकेशन कर सकते हो। और फेथफुल एम्पलीफिकेशन आपका क्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है, क्यू पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से आईसी आपकी कुछ चेंज हो जाती है, जिससे क्यू पॉइंट भी स्टेबल नहीं रह पाता। तो इस क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए और फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमें इस बायस को देते तो हैं, बस बायस की हमें स्टेबिलिटी की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है, बायस आपका स्टेबल रहे।
मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर में वेरिएशन हो तो वो अपने आप खुद ही एडजस्ट कर ले उस चीज़ को कि क्यू पॉइंट आपका लगभग उस कर्व के ठीक मिडिल में आ जाए। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि जो आपकी करंट होती है ना आईसी, वो आईसी करंट इन कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि आईसी करंट के चेंज होने से ही आपका क्यू चेंज होता है। तो आईसी इज अ फंक्शन ऑफ, मैं लिख सकता हूँ किस किस का फंक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ आईसी इज अ फंक्शन ऑफ आईसीओ और वीबीई वोल्टेज, जो बेस और इमीटर के बीच वोल्टेज है वो, और इस बीटा पर, बीटा का मतलब है आपका कि जो गेन हो रहा है वो। तो ये इन तीन चीजों पर आपका जो है आईसी डिपेंड करता है, ठीक है ना। बीटा, आज हमारे पास आज भी टेक्नोलॉजी की कमी है, हम दो ट्रांजिस्टर सेम लेते हैं लेकिन उसके लिए बीटा यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। आपने एक ट्रांजिस्टर लगाया, दूसरा लगाया आपने फेथफुल गेन के लिए, लेकिन इनके लिए बीटा यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, भले सेम कंपनी के हैं तो भी, क्योंकि उसमें डिप्लेशन लेयर दोनों में एक जैसी कभी नहीं बन सकती, तो थोड़ा बहुत बीटा में चेंजेस दोनों के लिए आएगा। तो बीटा में जब वेरिएशन होता है तो उस बीटा में वेरिएशन हो जाने से आपकी आईसी यहाँ पर वेरी हो जाती है। तो कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप बीटा को सेम लेने की कोशिश करें, वेरिएशन ज़्यादा ना हो, सेम कंपनी के अपन जो है यूज़ करें ट्रांजिस्टर को। यही तो रीज़न है कि सर्किट खराब होने के बाद अपन कंपनी में भेजना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में भले अपन भेज देते हैं, लेकिन मार्केट में भले वो उसी रीडिंग का, उसी वैल्यू का उसमें वो लगा तो देते हैं आपका ट्रांजिस्टर, अगेन कंपोनेंट्स लगा तो देते हैं, पर वो कंपोनेंट्स दूसरी कंपनी के होते हैं, तो वहाँ उनकी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग में चेंज आता है, जिससे हमारा सर्किट खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मोबाइल ख़राब होता है, अपन मोबाइल को हमेशा कंपनी में सुधरना ज़्यादा अच्छा रहता है, कहते भी है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई कंपोनेंट कुछ हुआ है डैमेज या कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो उसको उसी प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा मोबाइल आगे के लिए सुरक्षित है, सेफ है। तो कोशिश क्या करते हैं कि सेम कंपनी को अपन यूज़ करें, यहाँ पर सेम कंपनी के ट्रांजिस्टर को यूज़ करें, ट्रांजिस्टर खराब होने के बाद भी, तो बीटा को तो अपन यहाँ पर इस प्रकार से स्टेबल कर सकते हैं। अब यहाँ से अपन कहते हैं कि आईसी आपकी इस वीबीई और आईसीओ पर डिपेंड कर रही है। वीबीई को तो हमने देख लिया था पीछे फिक्स्ड बायस में और सेल्फ बायस में, कि वीबीई को अपन कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस आर बी लगा करके इसके अंदर। अब मेन बात रह जाती है आपकी आईसीओ, मतलब आईसी जो होती है ना, इस आईसीओ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आईसीओ क्या है आपका? ये लीकेज करंट होता है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि भाई लीकेज करंट क्यों होता है और किस तरह से आपका फ्लो होता है। तो आईसी करंट डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ, और पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ डेल्टा आईसी, दैट्स इज इक्वल टू, फंक्शन बन रहा है तीन चीज़ों का तो तीन बार डेरिवेशन मुझे करना पड़ेगा। तो डेल आईसी अपॉन में, आईसी में चेंज ले रहा हूँ ना मैं, डेल आईसीओ और डेल्टा आईसीओ, जैसे तो होता है पार्शियल डेरिवेशन, प्लस अगले के लिए डेल आईसी में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, इस वीबीई के रेस्पेक्ट में, तो डेल वीबीई, और साथ में से माइनर चेंजेस डेल वीबीई। तीसरी इक्वेशन में लिख सकता हूं यहां से कि डेल बीटा अपॉन में डेल आईसी में चेंज किसके कारण से, बीटा के कारण से, इनटू डेल्टा बीटा। ये मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, पार्शियल डेरिवेशन कर दिया मैंने इसका, ठीक है ना। और इसको मैं मान लेता हूँ एस डेल आईसीओ, इसको मैं मान लेता हूँ एस डैश डेल वीबीई, और इसको मैं मान लेता हूँ एस डबल डैश डेल्टा बी। इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ एस क्या है आपकी, एस है आपकी डेल आईसी अपॉन में डेल आईसीओ इनटू साथ में जो लिखी दिया अपन ने, ये आपका कब है, जब आपका क्या हो, वीबीई एंड बीटा, ये क्या बन जाए आपके, कांस्टेंट बन जाए। और क्या है आपका कि एस डैश इज इक्वल टू डेल आईसी अपॉन में डेल वीबीई, कब, जब आपका आईसी एंड बीटा ये कांस्टेंट हो जाए, इज इक्वल टू सी बन जाए। और एस डबल डैश इज इक्वल टू लिखा है मैंने डेल आईसी अपॉन में डेल बीटा, कब, जब आपका जो है आईसी, सॉरी यहाँ से 3 ले रहा हूँ ना, आईसीओ है ये, जब आपका आईसीओ एंड क्या हो जाए आपका वीबीई, ये क्या हो जाए आपका कांस्टेंट हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने बीटा को तो कांस्टेंट करना कैसे बता दिया मैंने उस चीज़ के लिए, है ना। और हमने सब चीज़ें यहाँ पर देख ली है। यहाँ पर मोस्टली इस आईसी में चेंज होता है इस आईसीओ के रेस्पेक्ट में,
लीकेज करंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, लीकेज करंट के इंक्रीज होने से आपकी आईसी भी क्या हो जाती है, थोड़ी वेरी कर जाती है। आरबी को हमने चेंज, आईबी को हमने कांस्टेंट कर दिया था, तो अपना काम कंपोनेंट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ डिपेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आती है आपकी किसके ऊपर, ये वाला कंपोनेंट, मतलब एस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है आपके ट्रांजिस्टर को, क्योंकि यहाँ पर आपका लीकेज करंट के रिस्पेक्ट में आपका आईसी में चेंज आ रहा है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपके ट्रांजिस्टर का, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका जो आईसीओ है ना, लीकेज करंट, ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर इंक्रीज ज़्यादा मात्रा में हो जाए, ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, उससे आपका ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसके इंक्रीज होने से आपकी जो आईसी है ना, वो भी स्टेबल नहीं रह पाती, उसमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस आ जाता है। तो वो चेंजेस यहाँ पर हम जो है एस को दूर करना चाहते हैं, और एस को मोस्टली हम दूर करते हैं। तो यहाँ पर ये पाया गया है कि यहाँ पर जो आईसीओ की वैल्यू है ना, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कर दे, तो प्रैक्टिकली कहा गया है कि आईसी पहले आप शुरू में आपकी वैल्यू आईसीओ आ रही थी, लीकेज करंट, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी कर दिया, तो आपकी आईसीओ क्या हो जाती है, लगभग डबल हो जाती है। और आईसीओ के इतना ज़्यादा बढ़ जाने से आपकी एस भी स्टेबल नहीं रह पाता, और एस के स्टेबल नहीं होने से आपकी आईसी भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट आता है आपका इस आईसीओ का, जिसको हम यहाँ से रिड्यूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एस की वैल्यू को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, और हमने एक इक्वेशन यहाँ पर, इसलिए एस आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसमें, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है आपका यहाँ पर इसके ऊपर। अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, ये इक्वेशन में लास्ट वीडियोस में यूज़ कर चुका हूँ, और मैंने कहा भी था कि IC इज इक्वल टू, हमने इसको प्रूव किया भी था वहाँ पर, और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। तो IC इज इक्वल टू ये होता है आपका बीटा IB, ये मैंने कहा था उस टाइम वहाँ पर, और ये बीटा प्लस 1 या 1 प्लस बीटा, और साथ में कितना है यहाँ पर, ये है आपका ICO। अरे भाई मैंने यहाँ से इसको लिखा था IC इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा था IC डैश इज इक्वल टू IC प्लस ICBO, और IC को मैंने क्या कहा था, IE, और I यहाँ पर C था, उसको मैंने क्या कहा था, ये IB था, सॉरी आई था, और IB प्लस IC मैंने उसको लिखा था, बिल्कुल प्रूव किया मैंने उसको लास्ट सेक्शन में। आप डायरेक्ट याद रखना इस इक्वेशन को कि IC बीटा IB और ICO पर बिल्कुल डिपेंड करती है। जब मैंने यहाँ पर आपकी बात करी थी लास्ट वीडियोज़ में, इस बीटा और आदि, हमने इस टेम्परेचर की बात की थी, क्यू पॉइंट की बात की थी मैंने, और मैंने वहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो आपका क्यू पॉइंट का जो रनवे होता है, क्यू पॉइंट जो चेंज होता है, तो वहाँ मैंने उसको अच्छे से समझाया भी था, और ये इक्वेशन हमने वहाँ पर प्रूव भी करी थी। ये इक्वेशन में लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन मेरे पास में बिल्कुल आ जाती है। तो IC बराबर इतना। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कलेक्टर करंट के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ डेल IC अपॉन में डेल IC, ये तो बन जाता है 1, बीटा कॉन्स्टेंट है बाहर, ये बन जाता है डेल IB अपॉन में डेल IC प्लस बीटा प्लस 1, और साथ में ये बन जाता है डेल ICO अपॉन में डेल IC। ऐसे ही तो हो जाता है डेल ICO अपॉन में डेल IC। अब यहाँ से मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, तो ये 1 माइनस ये बन जाता है बीटा, और डेल IB अपॉन में डेल IC रहता है बिल्कुल यहाँ से, और ये बन जाता है आपका बीटा प्लस 1, और साथ में देखो अब डेल IC अपॉन में डेल ICO S है, तो डेल ICO अपॉन में डेल IC कितना बन जाता है, 1/S बन जाता है आपका। ठीक है, यहाँ से मैं स्टेबिलिटी फैक्टर को निकालता हूँ, तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा आपका, S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस बीटा इंटू डेल IB अपॉन में कितना है आपका, डेल IC। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास यहाँ मिल जाती है। ये इक्वेशन में ले आता हूँ, और इस इक्वेशन को अपन यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर डेल IB और डेल IC जो होता है, यह बायस पर डिपेंड करता है कि हमने बायस किस प्रकार से दे रखा है, और हम एक प्रॉपर बायस का यूज़ करके हम इस एस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। एस की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। अगर एस की वैल्यू कम से कम हो जाएगी, एस इसी में तो है आपका, ये वैल्यू कम से कम हो जाएगी, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं। इसको तो वैसे अपन कांस्टेंट कर देते हैं, बहुत कम इफेक्ट होता है, मोस्टली इफेक्ट इसी का ही है। तो आपकी डेल IC जो होती है उसमें भी चेंजेस कम से कम होता है, और वो लगभग हमें फिक्स सी प्राप्त होती है। डेल IC के कांस्टेंट होते हैं, आपका क्यू पॉइंट भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। क्लियर है। अब यहां से अपन जिसको देखते हैं, तो पहला 2 प्रकार के बायस यूज किए थे मैंने। पहला जो बायस यूज किया था मैंने, वो पहला बायस यूज किया था मैंने फिक्स्ड बायस। इस फिक्स्ड बायस में हमने क्या किया था कि यहां पर हमने इनपुट पर
बायसीकरण हमने दिया था, तो फिक्स्ड बायस की हमने बात की थी। और फिक्स्ड बायस में क्या होता है कि यहाँ पर जो कलेक्टर करंट जो आईबी होती है वो कलेक्टर करंट पर डिपेंड नहीं होती। तो फिक्स्ड बायस के लिए जो आपका आईबी तो कांस्टेंट कर दी थी मैंने, और आईसी के चेंज होने से अब आईबी चेंज नहीं, क्योंकि हमने तो इनपुट पर क्या कर दिया था, हमने फीडबैक भी लगाया था। इनपुट पर हमने वीसीसी से कुछ आरबी रेजिस्टेंस के थ्रू हमने क्या किया था, थोड़ा वोल्टेज भी दिया था। हमने कहा था आईबी लगभग कांस्टेंट हो जाती है यहाँ पर, तो आईसी के चेंज होने से अब आईबी चेंज नहीं होती, तो ये टर्म क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है। तो यहाँ से एस मुझे मिलता है बीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा मुझे मिल जाता है, ऐसा बीटा प्लस 1 अपॉन में ये पूरी जीरो हो जाती है, अपॉन में 1, मतलब कि बीटा प्लस 1 मुझे मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर बीटा गेन मेरे पास में आ रहा है 50, है ना, तो एस कितना हो जाएगा उसके लिए 50 प्लस 1 मतलब 51, मतलब ये फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है आपका। इस फैक्टर के ज़्यादा हो जाने से आपकी आईसी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंज हो जाती है, और क्यू पॉइंट ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाता है, और हमें यहाँ से जो है फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपका अच्छा बायसीकरण नहीं है, अच्छा बायस नहीं दिया आपने यहाँ बायस, तो बायस स्टेबिलिटी नहीं देगा ये। सेकंड हम यूज़ करते हैं, और सेकंड जो हम यूज़ करते हैं ना, उस सेकंड को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, जो मैंने कहा था यहाँ पर, क्या कहा था मैंने, सेल्फ बायस या ई मीटर फीडबैक बायस। इस सेल्फ बायस की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेल्फ बायस हमने दिया था, और मैंने कहा था कि भाई हमने इनपुट पर दो रेजिस्टेंस R1 R2 लगाए थे, और R1 और R2 लगा करके हमने जो इसको सॉल्व किया था, और वो इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिख रखी है, वो इक्वेशन हमने यहाँ से बिल्कुल फाइंड आउट की थी, ये वाली इक्वेशन। अब फिर से मैं इस इक्वेशन को आईसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आईसी आपकी चेंज हो रही है और आईसी को मैं कांस्टेंट करना चाहता हूं, तो आईसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो डेल आईसी अपॉन में डेल आईबी, वीवीबी क्या है, ये तो आपका R1 जो आपका R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू वीसीसी, वीसीसी भी कांस्टेंट है, R1 R2 भी कांस्टेंट है, तो आपका ये वीवीबी भी तो कांस्टेंट ही है। तो आईसी के चेंज होने से ये तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0। साथ में ये क्या था आपका, यहाँ से मैंने इसको लिखा था, ये इक्वेशन थी अपने पास में IB RB, ये इक्वेशन थी, ये IB था आपका ये, तो IB RB। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RB तो निकल जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा डेल IB अपॉन में कितना है आपका, डेल IC, ये मैं कह देता हूँ यहाँ से, प्लस ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, क्यों, वो VB वोल्टेज पहले से ही बहुत कम है, और यहाँ पर इसमें भी कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता IC के चेंज होने से, तो वो भी अपन लगभग 0 बोल देंगे। प्लस साथ में रहेगा आपका IB प्लस IC इंटू RB, तो मैं इसको लिख दूंगा, कितना हो जाएगा RE, और कितना बन जाएगा ये डेल IB अपॉन में डेल IC, यही होगा, और प्लस इसी का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो सिर्फ बचेगा RE, और कितना हो जाएगा डेल IC अपॉन डेल IC, जो 1 हो जाना चाहिए आपका, 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं इसको सॉल्व करके लिखूं, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ RB की, मैं डेल IB अपॉन डेल IC को पहले इधर ले लूँ, मैं ये डेल IB अपॉन डेल IC, इसी को मैं यहाँ से नोटिस करने जा रहा हूँ। तो डेल IB और डेल IC इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँ, है ना, इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँ, डेल IB और डेल IC करो, RE उधर है इसी, तो RE को उठा के इधर लेके आ गया मैं, माइनस का RE, और ये क्या हो गया डेल IB अपॉन में डेल IC, कॉमन निकाल लिया मैंने, और कितना हो गया RB प्लस RE, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डेल IB अपॉन में डेल IC की वैल्यू निकाल लूँ, तो डेल IB अपॉन में डेल IC दैट्स इज इक्वल टू माइनस RE अपॉन में कितना है आपका RB प्लस RE, या RE प्लस RB, एक ही बात है, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 मिल जाती है मुझे यहाँ पर। ये डेल IB अपॉन डेल IC की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब इस डेल IB अपॉन डेल IC की वैल्यू में इसमें ला के रख दूँ इक्वेशन नंबर 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसी को मैं कम करना चाहता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको अपन, स्टेबिलिटी फैक्टर S। तो स्टेबिलिटी फैक्टर S क्या होगा, ऊपर तो बीटा प्लस 1 आपका एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस ये आपका बीटा भी, ये भी एज इट इज़ है। यहाँ से डेल IB अपॉन डेल IC की बात कर रहा हूँ, तो माइनस, तो ये बन जाएगा आपका प्लस, और कितना हो जाएगा RE अपॉन में कितना है आपका RE प्लस RB, ऐसा ही तो है, ये कुछ इस तरह बन जाता है ये, ठीक है ना। और मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, S इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ बीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस, कितना लिख दूँ इसको मैं, देखो बीटा तो बाहर, और ये बन जाएगा आपका RE, मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, मैं RE कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, तो RE तो कॉमन निकल जाएगा आपका, नीचे से RE निकल के ऊपर वाले से कट जाएगा, तो ऊपर तो बच जाएगा आपका बीटा अपॉन में, ये बन जाएगा 1 प्लस
आर बी अपॉन में आर ई, ऐसा ही तो है, ये अपन लिख देते हैं इस तरह से इसको, तो आर बी अपॉन में आर ई बन जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 5th आ जाती है। अब यहां से क्या हो रहा है आपका, मैं कह रहा हूं कि आर ई की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर बी। ये मैंने लिया भी था, अभी एक एग्जाम्पल भी समझाया था मैंने, बहुत ज़्यादा लिया था इसको मैंने आर ई को। आर ई की वैल्यू आर बी से बहुत 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 ज़्यादा है, तो इसके होने से कोई इफेक्ट यहाँ पर होगा नहीं, तो इसको हटा देंगे अपन, तो ये बनेगा बीटा अपॉन मतलब बीटा। तो क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस बीटा या बीटा प्लस 1, ये से कैंसिल, स्टेबिलिटी फैक्टर कितना हो गया 1, कम से कम। तो यहाँ से स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत कम हो जाता है, और स्टेबिलिटी फैक्टर के कम होने से इस वाले कंपोनेंट का इफेक्ट भी इस आईसी पर कम हो जाता है। आईसी यहाँ पर हमें फिक्स मिलने लगती है, और आईसी के फिक्स होते ही आपका जो क्यू पॉइंट है, क्वेश्चन पॉइंट है, वो भी आपका फिक्स हो जाता है, उसमें किसी प्रकार से कोई वेरिएशन यहाँ पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपन जो है यहाँ पर इस एस को कम से कम रख करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एस टेंस टू इन्फिनिटी बोल दूँ मैं, अगर आपका यहाँ से मैं ये बोल दूँ कि आपका आर बी अपॉन आर ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इन दोनों का रेशियो अगर ले रहा हूँ मैं आर बी अपॉन आर ई, इसकी वैल्यू मैंने बहुत कम ली थी एक के कंपैरिजन में, आर ई अपॉन आर बी जो निकाला था आर बी अपॉन आर ई, है ना, तो आर बी अपॉन आर ई क्या है, यहाँ से बहुत अपने को कम मिल रहा था, 1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी इसके कंपैरिजन में, मतलब 1 से बहुत बहुत कम था ये। और अगर ये ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि ये इन्फिनिटी हो जाए, इसके इन्फिनिटी होते ही क्या होगा, इसके इन्फिनिटी होते ही 1 प्लस इन्फिनिटी बीटा अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, तो एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, बीटा प्लस, वापस से वही कंडीशन मुझे मिल जाएगी, मतलब वापस से स्टेबिलिटी फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ नहीं है सही, तो अपन यहाँ बिल्कुल करते हैं कि आर ई की वैल्यू को आर बी से बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिससे स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाए आपका बहुत ही कम हो जाए। और इस प्रकार से अपन जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस बायस स्टेबिलिटी को अपन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना आर बी और आर ई की वैल्यू इस प्रकार एडजस्ट होनी चाहिए कि ये बहुत कम वैल्यू हो जाए, इन दोनों का रेशियो बहुत कम हो जाए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं और इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ सॉल्व करके अपन जो इस स्टेबिलिटी फैक्टर को इसकी हेल्प से अपन स्टेबल कर सकते हैं, और इस ICO जो लीकेज करंट है इसके वैल्यू को कम करके अपन ICO क्या कर सकते हैं, स्टेबल यहाँ पर कर सकते हैं। IC के स्टेबल होते हैं हमारा करंट स्टेबल होता है, क्यू पॉइंट भी आपका स्टेबल हो जाएगा। तो ये होता है आपका बायस स्टेबिलिटी, बिकॉज IC डिपेंड ऑफ दीज 3 थिंग्स, दीज कैन बी रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक ही कंपनी के और एक ही क्वालिटी के आप जो है ट्रांजिस्टर्स यूज़ करके। दूसरा VB है, तो VB तो कैसे हो जाएगी आपकी, जब आप इनपुट दोगे चाहे इस मेथड से चाहे फिक्स्ड बायस से, आप IB को कंट्रोल कर दोगे तो आपका ये VB है ये भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर VB भी लगा रखा था मैंने, उसमें इसमें अपने बात करी थी, वो भी लगभग कम वैल्यू का ही होता है। तो लगभग ये भी आपकी कांस्टेंट सी ही होती, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बहुत कम वैल्यू होती है VB की, 0.6 कह रखी थी मैंने लास्ट टाइम तो, और हल्का फुल्का चेंज 0.6 से अगर 0.60 से 0.58 हो भी गया तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बट यहाँ से हम कह रहे हैं कि ICO बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा है आपके IC को। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ICO लीकेज करंट भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। लीकेज करंट के इंक्रीज होने से यहाँ पर डेल IC फिर कांस्टेंट नहीं रह पाती, वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, मतलब आपका एस कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है, इसलिए यही अपने पास में इंपॉर्टेंट है और इसी को हमने यहाँ पर स्टडी किया है। यहाँ से अगर यहाँ से मैं इस ICO की बात कर रहा हूँ, अगर 10 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन करता हूँ तो ICO लगभग डबल हो जाती है। डबल होने से आपकी IC भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्यू पॉइंट जो होता है वो आगे पीछे खिसक जाता है और हमें यहाँ से फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता। तो अपन यहाँ पर इस एस को स्टडी कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन मैंने यूज़ करी थी लास्ट टाइम जब समझाया था मैंने, यहाँ पर वेरिएशन इन क्यू पॉइंट में जो वेरिएशन होता है क्यू पॉइंट के जस्ट बाद में, उस टाइम मैंने एक इक्वेशन लिखी थी ये, और इसी इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ। IC के रेस्पेक्ट को डिफरेंशिएट किया तो मैंने स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल लिया इतना। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं तो फिक्स्ड बायस तो काम आएगा नहीं आपका, क्योंकि उसको देख चुके हैं हम। सेल्फ बायस की बात करते हैं, सेल्फ बायस में इसी इक्वेशन को लेकर के मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट के चेंज से VB भी तो कांस्टेंट है आपकी 3 वोल्ट, अपन ने एग्जांपल में लास्ट टाइम एग्जांपल में निकाली भी थी, अभी इसी में एग्जांपल किया था, तो वो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा VB वैसे ही 0.6 है और IC के मान में थोड़े बहुत चेंजेस, इसके मान में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ये भी आपका 0 हो जाता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। RE को उठा के वो 1 हो जाएगा, उसको उठा इधर ले गया और यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को उठा के मैंने ऐसा कैसा इसमें पुटअप किया और जब सॉल्व किया और लास्ट में कंडीशन लगा दी कि RE का मान RB से मैंने बहुत बहुत ज़्यादा लिया है, उससे क्या होगा 1 के
कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, तो अपन इसको नेग्लिजिबल कर देंगे और नेग्लिजिबल करके क्या हो जाएगा आपका ये 1 प्लस बीटा ही यहाँ पर बचेगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा और स्टेबिलिटी फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा और कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा आपका जो है, जब ये कम हो गया तो ये आपका डेल ICB फिर क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। और जब इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा तो आपका Q पॉइंट भी फिक्स हो जाएगा। Q पॉइंट के फिक्स होते ही हमें यहाँ पर फेथफुल एम्पलीफिकेशन फाइंड आउट होगा। तो इस तरह से अपन इस डेरिवेशन करते हैं और ये आपका जो पूरा रिजल्ट निकल के आपके सामने आता है।